आहिस्ता आहिस्ता वो जहां सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और निसियान अलबत्ता उसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती थी। और फिर उसका भुलक्कड़पन, हया जब भी कुछ फोटो कॉपी करवाने जाती उसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोटिस के जत्थे, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सुबानजी में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पर तस्वीर खिंचवाने की शर्त सर और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गोरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल उसी कार्ड पे अदा होता था। उसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें उन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोज़ का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद टेक्निकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी में 1000 यूरोज़ नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सुबानजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए खुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रखकर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक से करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया उसका नाम और 7 तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से रोशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और वो जो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूंगी। वो जब बगैर भुनी उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालती तो वह मुश्किल ज़रा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते हैं मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और इसी तरह निहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, टी बे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से समझ नहीं पाता था। डीजे रोज़ सुबह सुबह यही अमल दोहराती। उसके टी बे कहने के बाद वो पुकारती जालील और वो लड़का जवाबन चिल्लाता दादी। उसके बाद हया कमर से निकालकर कशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं उसकी और उस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ कुछ यूँ कि उसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बाइस 5 का हिस्सा बजाय 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती। तो हॉले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इसे बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे उसने पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पे ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट से चमटा भरते डीजे से पूछा। यह पुलाव हया का और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तो कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपनी फुप्पो के घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुककर नागवारी से उसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और अजीज था। अर्ज़ रोशनियाँ जगमगा रही थी। वहाँ 2 लंबी सी कतारों में मुस्ततील मेज़ें लगी थी और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफातन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बाजू था। उसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। तया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम बताओ कोई बात हुई है क्या? नहीं, हाँ सुनो एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। हया ने आहिस्ता से चमचा रखा और नैपकिन से लबों को दबाया। उसके जहन के पर्दे पे वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है, अगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुनी गई। पल भर को से डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसकी समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ हैं और कैसी हैं। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से? मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई हैं। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूँ और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मजीद चंद बातें करके उसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई।
ऐसे तुम्हारी पप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया, वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर यह ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शिफॉन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थी। शिफॉन का दुपट्टा उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेटकर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे रहे। हाँ है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मजा ही करकिरा कर दिया। और डीजे ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसते कोफ्ते को देखकर कहा। उफ़, अपने पीछे देखो, उसने झुंझलाकर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ से एक लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम वतन? डीजे ने बेयकीनी से पलके झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी तरफ लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर ठटकी और डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी। और वो दोनों उसकी शलवार कमीज। अब पाकिस्तानी है? हया पुरजोश से उसके पास गई। डीजे जरा उससे पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाउल्लाह का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पे रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और ये खतीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड PhD कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना उधर। अंजुम इन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। शोर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रही और जब डीजे को याद आया कि गोरसल निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज़ बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सिम के पार्क में बेंच पे बैठी थी। उसने अपना लंबा सफ़ेद ऊनी कोट अब जद फ्रॉक पे पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन ज़िदा चिट पे से सबीन पप्पो का नंबर मिला रही थी। अभी तक उसने नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फ़ोन कान से लगाया। वहाँ दूर तक सब्जा फैला था। खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बहुतात। हवा उसके लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए फ़ोन पे जाती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जहान ने फ़ोन उठा लिया। जहान, मैं हया। उसके अंदाज में खफत दर आई। उससे कह रखा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुरखोट ने तो उसे बेवकत किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सिम पे हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उसने हैरियत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जहान के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे पप्पो का नंबर लिखवा दो। जहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मजीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। पप्पो उसे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लिराज की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहान के पास होती है। और वो मजीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्त देखने लगी। उसे फूफो किचन में ही ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेरा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली अशिया देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तज़किरा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना था। चलें फिर आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कों की मेज़ उस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया। पहले तो तुम चिकन की बोटियाँ काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे मुस्लिम मुर्ग की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पर चढ़ी देगची में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जहान भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड लेकर आऊँ ऊपर एटिक से। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे, मगर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं खुद। आप गोश्त भूने जल न जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पाँव चलती बाहर लॉन्ग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कद आवर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सी मुस्कुरा दी। फर्श के छूते जर्द फिराक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और उसके दाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूँ लगता था उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा। उसने उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से जरा उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के जीनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज में एक कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वो जहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फूफा ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पे डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब उसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटक में आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा काट कबाड़ रखा था। वह मुतजब्जब सी अंदर आई। बत्ती न जाने किधर थी। उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड न जाने किधर था। वो अंदाजन आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जहान और फुप्पो की मिली जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पर झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज़्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकब में उसे
राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चरर सुनाई दी। जान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक खोलने लगी जिसके ढक्कन के ऊपर गिर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। उसने चंद चीजें अलट पलट की तो बेइख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। उसे जरा सी खांसी आई। पूरा अटैक बेहद साफ था। मासिवा इन कोने में रखे 2-3 संदूकों के जैसे उन्हें जमानों से न खोला गया हो। उसकी पुष्ट पे अटक का अध खुला दरवाजा होले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था, यूं कि राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया था। पल भर में अटक नीम तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गिरद आलूद खाकी शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। आया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। उसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसकी अकब में जान नहीं था, वो कोई और था। दराज कद और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकोश, नाइट गाउन में मलबूस, वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो एन उसके सर पे आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घराए थे। बेख्तियार उसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े उनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें? अपने मालिकों से बोलो उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। वो उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे, उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में चुभाकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो उसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी अम्मी। वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो इसको गर्दन से दबोचे उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से अटे संदूक में उसका सांस उखड़ने लगा।